दोस्तों, गुड इवनिंग। हम अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज के अंदर आज बात करने वाले हैं मिशन मौसम की। इसकी बात हम क्यों करें? क्योंकि इससे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण खबरें अपने सामने हैं और ये करंट अफेयर में अपने ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों से रिलेटेड है। तो ये एक अच्छे सवाल को जन्म देती है और इसी जो करंट में डेवलपमेंट हुआ है उसका बैकग्राउंड हमें मिशन मौसम के बारे में पता होना चाहिए। हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी बात की थी कि हम जो करंट अफेयर में इश्यू होते हैं हम सिर्फ उनकी बात नहीं करें, उनके पीछे भारत सरकार की सोच क्या है, भारत सरकार का विकास का क्या नजरिया है, क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है, क्या प्रोग्राम है, उन सभी चीजों को भी साथ लेकर चले। तो उसी के तहत दो खबरें आज, एक तो विशाखापट्टनम में और दूसरी चेन्नई में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेटरी या रिसर्च लैब स्टैब्लिश की गई है जो मौसम से संबंधित परिघटनाओं के बारे में हमारा एक तरीके से एडवांसमेंट करेंगी। तो वो दोनों लैब जो स्थापित की गई है वो इसी मिशन मौसम के तहत स्थापित की गई है। तो हम पहले मिशन मौसम के बारे में जान लें, भारत सरकार का क्या उद्देश्य मंशा है, और उसके बाद उन दोनों करंट अफेयर की न्यूज या खबरें या जो अपनी जो टॉपिक है उनके बारे में बात कर ले तो अपना काम चल जाएगा। तो मिशन मौसम भारत सरकार द्वारा 2024 में स्टार्ट किया गया एक मिशन है जिसके लिए भारत सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की एक धनराशि रखी है। इसका इंप्लीमेंटेशन एक मिनिस्ट्री करेगी जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। बहुत कम नाम सुनने में आता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम करती है ये मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या काम करता है? अपने मौसम से संबंधित जो देश की जितनी भी निगरानी करना, पूर्वानुमान लगाना, या जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो इसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। और मौसम से संबंधित जितने भी काम है उसका चाहे पूर्वानुमान लगाना हो, रिसर्च करना हो, या फिर उसके आधार पर फिर आपदा प्रबंधन, आपदा की पूर्व चेतावनी देना हो, आपदा प्रबंधन में सहायता करना हो, वो सारे काम यही मिनिस्ट्री देखती है। इसके अलावा अपने प्रायद्वीपीय भारत के चारों तरफ समुद्र भी है, तो समुद्र में आने वाले चक्रवात, सुनामी, या फिर मानसून कब आएगा, मानसून में डिले होगा, जलवायु परिवर्तन के बारे में प्रभाव, वो सारे काम यही मिनिस्ट्री देखती है, रिसर्च करती है, एजुकेट करती है, उसके बाद दूसरे मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो पीएमओ के अंदर भी देखते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी इस मिनिस्ट्री के इस टाइम पर इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास है, वो मिनिस्टर हैं। तो उसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा जो क्रियान्वित किया जाने वाला मिशन मौसम जो 2024 में जो है वो 11 दिसंबर जो 2024 को इसको मंजूरी दी गई। 2000 करोड़ रुपए इसके लिए धनराशि रखी गई है 2 वर्षों के लिए, और 2031 तक विभिन्न चरणों में यह क्रियान्वित होगा मिशन मौसम। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो विश्व में मौसम और जलवायु को लेकर स्टैंडर्ड है, या जो आपातकालीन पूर्व चेतावनी जो है उसके जो स्टैंडर्ड है उनको पूरा करते हुए देश को हर मौसम के लिए तैयार करना, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके अनुसार देश की पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च में मदद करना, यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट बनाना, ये दो प्रमुख उद्देश्य इसके हैं। इसको लागू करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में जो काम करते हैं डिपार्टमेंट, वो 3 संस्थाएं इस मिशन मौसम को पूरा करेंगी। पहला है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, जो भारत में मौसम के पूर्वानुमान और उससे संबंधित कार्य करता है। दूसरा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो मध्य अवधि के मौसम के पूर्वानुमान, यानी कि इस बार गर्मियां कैसी पड़ेंगी, सर्दियां कैसी पड़ेंगी, या फिर पूरे साल भर कितनी बरसात होगी, इस तरीके की जो भविष्यवाणी करने वाला एक जो वो नेशनल सेंटर वो इसमें होगा। और एक पुणे के अंदर रिसर्च लैब है जिसका नाम है आईआईटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, पुणे के अंदर है। तो ये तीनों इस मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्थाएं मिशन मौसम को जो है वो एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगी। इससे अपने को क्या लाभ होगा? यही सवाल आ जाए कि मिशन मौसम को एग्जीक्यूट करने, स्टार्ट करने के उद्देश्य क्या है। तो विभिन्न स्तर पर, यानी कि अगले हफ्ते कैसा मौसम रहेगा, या फिर शाम तक क्या कंडीशन रहेगी, या इस बार की गर्मियां सर्दियां कैसी रहेंगी, या फिर लंबे टाइम तक क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहेंगी, यानी कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की टेम्परेचर की या फिर ऋतु संबंधित स्तरों पर मौसम के पूर्वानुमान की क्षमता भारत की बढ़ाना। हालांकि हमने आसमान में जो सैटेलाइट छोड़े हैं उनकी मदद से अपने को बहुत सारी चीजें मिलती है, बट ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रिसर्च के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, और खास करके मानसून जैसी वोलेटाइल और बहुत सारे फैक्टर जिसको प्रभावित कर सकते हैं, उस केस में बरसात का पूर्वानुमान लगाना अपने आप में एक टफ चैलेंज हो जाता है। तो मानसून की स्थिति में बदलाव,
चाहे वो आपका अल नीनो ला नीनो की कंडीशन हो, चाहे वो जेट स्ट्रीम के कारण हो, चाहे वो लोकल हीटिंग कंडीशन में परिवर्तन के कारण या नमी की मात्रा के कारण, मल्टीपल रीजन्स हैं, उसमें किस वजह से मानसून घट सकता है, बढ़ सकता है, उसकी सटीक भविष्यवाणी करने के लिए हाई रिजोल्यूशन मॉडल यानी कि सुपर कंप्यूटर पे जो चले उनकी जो है वो मदद, उनको विकास करना, उन्नत राडार जिसकी वजह से अपन जो है वो जलवायु परिवर्तन या इस तरीके की समस्याओं का समाधान, उपग्रह स्वचालित मौसम के अंदर अवलोकन नेटवर्क को मजबूत करना। फिर उससे प्रभावित होता है कृषि, और कृषि के अंदर जो किसानों को मौसम की सटीक अगर पूर्वानुमान मिल पाए तो फसलों का चयन करना, जल का प्रबंधन करना, उन सब चीजों में भी मदद मिल सकती है। मौसम के जो है वो प्रभाव ऊर्जा संसाधनों पर, स्वास्थ्य पर या आपदा से, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्षेत्रों को भी तैयार रहना पड़ता है कि भाई अगर अपने पास बिल्कुल पुख्ता सूचनाओं के इस साल ज्यादा चक्रवात आ सकते हैं तो नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो है वो ज्यादा बेहतर अपनी तैयारी कर सकती है, ज्यादा बेहतर संसाधनों का एक साथ में समन्वय किया जा सकता है। तो वो सारे काम और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर मौसम से संबंधित, जलवायु से संबंधित रिसर्च को, इस सहयोग को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना, वो सारे इसके उद्देश्य हैं। तो ये अपना मिशन मौसम हो गया। अब इसी मिशन मौसम में जहां पर मौसम से संबंधित प्रणालियों को मजबूत करना है और करना है तो इसके लिए नई रिसर्च लैब लगानी होगी। तो उसी में पहली जो अपनी आज की खबर है उसमें पहली ऐसी ओपन ऑब्जर्वेटरी यानी कि खुले में एक मौसम से संबंधित अध्ययन करने वाली प्रयोगशाला, जिसको खुली वेधशाला कहा गया है, उसका उद्घाटन किया गया है इसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के जो सचिव हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एम रविचंद्रन के द्वारा। कहां पर? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। और विशाखापत्तनम में जो यूनिवर्सिटी जहां पर ये ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है या खुली वेधशाला लगाई है उसका नाम है आंध्र यूनिवर्सिटी। आंध्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही जो है वो एक ओपन ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड ओपन वेधशाला या खुली वेधशाला या ओपन ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने। अब कोस्टल का मतलब किनारे वाला, एटमॉस्फेरिक का मतलब वायुमंडलीय, रिसर्च टेस्ट बेड। टेस्ट बेड किसको कहते हैं? टेस्ट बेड वो एक तरीके से रिसर्च या फिर किसी भी चीज की टेस्टिंग करने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है या जगह होती है या लैब होती है या कोई भी चीज होती है जहां पर किसी चीज के ऊपर पहली बार प्रयोग किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं, वो क्षेत्र उसका टेस्ट बेड कहलाती है। जैसे कि डिफेंस के अंदर मान लो कि अपन किसी राडार का टेस्ट करें तो राडार टेस्ट बेड कहलाएगा, मिसाइल का कर रहे हैं तो मिसाइल टेस्ट बेड, या मान लो कि आईसीटी में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में संचार के लिए हम टावर का टेस्टिंग कर रहे हैं या किसी और उपकरण का कर रहे हैं तो टेस्ट बेड का मतलब वो जगह होती है जहां पर किसी नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जाता है। तो विशाखापत्तनम में आंध्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक ओपन ऑब्जर्वेटरी बनाई है जो किनारे या समुद्र तट के जो वायुमंडल में मौसम में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, नमी कितनी है, घटेगी बढ़ेगी, या फिर जो है वो चक्रवात जलवायु की क्या संभावनाएं हैं, बारिश की क्या संभावनाएं, सुनामी की क्या संभावनाएं हैं, उन सब के बारे में लगातार खुले वायुमंडल में जो हवाओं के अंदर मॉइस्चर या हवाओं की स्पीड या टेम्परेचर में चेंज, उन सब को लगातार जो है वो नोटिस करके एक खुली वेधशाला यानी कि एक ऐसी वेधशाला जिसमें खुले में विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं और मौसम में होने वाले माइक्रो चेंज को भी जो लगातार ऑब्जर्व करते रहेंगे। इस खुली वेधशाला में लगभग 15 ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट टाइप के उपकरण लगाए गए हैं जो विभिन्न मौसम के 50 पैरामीटर पर लगातार जो है वो एक तरीके से सेंसिंग करते रहेंगे। तो ये जो वेधशाला है आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में लगाई गई, वो भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक इंस्टीट्यूट है जिसने उसको वेधशाला को डिजाइन किया है आईआईटीएम पुणे के द्वारा। मौसम मिशन के तहत ही इसको लगाया गया है। इसमें चक्रवात चरम मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर और आपदा प्रबंधन में मदद मिलने के लिए इसको लगाया गया। मानसून के संबंधित और वो सारी चीजें मल्टी मॉडल विकसित करने के लिए किया गया। इससे अपना जो है वो फायदा क्या होगा? हमारा ऑब्जर्वेशन या अवलोकन से संबंधित चीजें ज्यादा बेहतर होंगी और हम ज्यादा सटीकता से मौसम का पूर्वानुमान लगा पाएंगे। तो ये तो हुई एक ऑब्जर्वेटरी, कहां पर? विशाखापत्तनम में, जो कोस्टल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को प्राप्त करेगी। और जो मैंने 50 जो पैरामीटर और 15 जो विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए हैं वो सॉरी मैंने आगे वाले उस टॉपिक के लिए बोल दिया, जो चेन्नई के अंदर नई लैब बनाई है और उस लैब का भी उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर एम रविचंद्रन ने, वही जिन्होंने विशाखापत्तनम में किया। तो इन्होंने चेन्नई के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है SRM, श्री रामास्वामी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
ये श्री रामास्वामी कौन है? वहां के एक फिलोंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत बड़े, उनके पिताजी का नाम है, और उन्होंने अपने पिताजी की याद में ये यूनिवर्सिटी खोली, श्री रामास्वामी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर शहरी क्षेत्रों में, जो वहां पर खास करके साउथ इंडिया में जो वायुमंडल में एरोसोल बनते हैं, उन एरोसोल की क्या कंडीशन है, उसको लगातार नोटिस करने के लिए एक जो वो ऑब्जर्वेटरी या ऐसी ही वेधशाला चेन्नई की एसआरएम यूनिवर्सिटी में भी लगाई गई है। अब यहां पर एक नाम आया है अर्बन। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र के अंदर एरोसोल, एरोसोल किसको कहते हैं? ये दो शब्दों से बना है, एक तो एयर और दूसरा सोल। सोल का मतलब है यहां पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलियन। विलियन या सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से। एक तो होता है उसमें जो वो सोलवेंट, और दूसरा होता है सोल्यूट। एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक जिसमें किसी चीज को घोला जाता है, जैसे कि पानी, और पानी में घोला जाए चीनी या नमक को, तो उससे बन जाता है सिकंजी। तो सिकंजी एक सॉल्यूशन का उदाहरण है, विलियन का उदाहरण है। और सिकंजी जो बनी किससे है? पानी से और नमक चीनी से। तो यहां पर पानी तो है सोलवेंट या विलायक, और चीनी और नमक उसमें विलेय यानी कि सोल्यूट है। तो सोलवेंट प्लस सोल्यूट इक्वल्स टू सोल्यूशन। अब यहां पर सोलवेंट जो है वो लिक्विड है और सोल्यूट क्या है? सॉलिड है। इसी प्रकार आप कल्पना करो कि अगर घोलने वाला सोलवेंट हो एयर, और उसमें घुलने वाली चीज क्या हो? छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट हो या छोटे छोटे सॉलिड ड्रॉपलेट हो, यानी कि धूल के कण हो या फिर पोलन ग्रेन हो। तो हवा में धूल के कण और पोलन ग्रेन का एक विलियन बन जाएगा, इसको एरोसोल कहा जाएगा। या फिर हवा के अंदर नमी के छोटे छोटे कण बन जाएंगे, सॉलिड के छोटी लिक्विड की छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी, तो उसमें एयर यानी कि गैसेज, और गैसेज में लिक्विड की छोटी ड्रॉपलेट घुनी, तो ये भी एयर का एक सॉल्यूशन होगा। तो एयर में बना सॉलिड पार्टिकल का सॉल्यूशन या एयर में बना लिक्विड का छोटा छोटा जो बूंदे हैं उनका सॉल्यूशन, उसको एरोसोल कहा जाता है। ये अपने वायुमंडल में नेचुरली एरोसोल पाया जाता है, जैसे हवा में धूल धक्कड़ के कण, पराग कण, ये घूमते फिरते रहते हैं। या फिर हमारे द्वारा प्रदूषण के समय जो सॉलिड पार्टिकल कार्बन वगैरह के भेज दिए जाते हैं, या PM 2.5 टैन भेज दिए जाते हैं, तो वो एरोसोल के उदाहरण है। इसी प्रकार हवा में पानी की या नमी की छोटी छोटी बूंदे हों, तो वो भी एरोसोल का उदाहरण है। तो हवा में किस प्रकार का एरोसोल है? ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? यानी कि वहां पर बैक्टीरिया वगैरह है, परागकण है, ऐसा तो एरोसोल बनेगा, तो वो कहलाएगा हवा में परागकण और बैक्टीरिया का सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक एरोसोल। हवा के अंदर धूल धक्कड़ या मिट्टी के कण है, तो वो कहलाएगा इनऑर्गेनिक एरोसोल। तो हवा में नमी वगैरह इन सब चीजों को जांचने के लिए वो एरोसोल ऑब्जर्वेटरी कहां पर? एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई के अंदर इसको स्थापित किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, उन्हीं जो है वो M रविचंद्रन के द्वारा। अब इसकी मुख्य बिंदु क्या है? मौसम पहल के मिशन मौसम के तहत ही इसको स्थापित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर जो IITM पुणे है, उसी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। भारत में स्थापित होने वाली अपनी तरह की पहली ये ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें 15 एकदम कटिंग एज यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपकरण लगे हैं, जो लगभग हवा के पैटर्न या फिर मौसम के पैटर्न, हवा का प्रवाह, एरोसोल के कण और उन सब के समेत 50 टाइप के हवा में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, 15 उपकरणों की सहायता से 50 प्रकार के बदलाव देखने वाला ये एक तरीके से वेधशाला या प्रयोगशाला या ओपन ऑब्जर्वेटरी एसआरएम यूनिवर्सिटी में लगाई गई है। इससे अपने को क्या मदद मिलेगी? इससे अपने को साउथ इंडिया के क्षेत्र में जो है वो मौसम के अंदर क्या परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर, उससे नमी की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, हवाओं के चलने का पैटर्न कैसे बदल रहा है, उन सब का विश्लेषण करने में ज्यादा बेहतर मदद मिल पाएगी। तो इसलिए अपन ने मिशन मौसम और मिशन मौसम के तहत विशाखापत्तनम में आंध्र यूनिवर्सिटी में और चेन्नई में एसआरएम यूनिवर्सिटी में 2 ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है, जो मौसम के बारे में ज्यादा बेहतर एनालिसिस करके अपनी जो मौसम से संबंधित और जलवायु से संबंधित जो समझ है उसको उन्नत और बढ़ाने का काम करेंगी। अब इन्हीं के साथ में शायद 5-7 रोज पहले 2 मई को आप में से बहुत सारे लोगों के फोन पर एकदम से एक अलर्ट मैसेज आया होगा या एक वॉइस मैसेज आया होगा। आप अपने फोन से जो कुछ भी कर रहे होंगे और उसमें वो आवाज उस वॉइस मैसेज की अपने आप ही आने लग गई। कई लोग घबरा गए होंगे और एकदम से उसको मैसेज को डिलीट करने की कोशिश या हटाने की कोशिश की, लेकिन वो मैसेज पूरा बजा। चाहे आपका फोन कॉल चल रहा हो उसमें भी पैरेलल आवाज आई थी। तो वो बेसिकली क्या था, जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम है उसके द्वारा एक टेस्टिंग मैसेज था,
जिसका उद्देश्य था देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में अगर मान लो कहीं आपातकालीन स्थिति हो, डिजास्टर हो जाए, मान लो भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है या और कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति होने वाली है, तो एकदम से देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में एक साथ बहुत सारी जानकारी या फिर लोग नागरिकों को सतर्क करने का मैसेज दिया जा सके, या फिर देश के किसी रीजनल हिस्से क्षेत्र विशेष में कोई इस तरीके की कंडीशन पैदा होने वाली है, दिन हो रात हो 24 घंटे इस तरीके का मैसेज दिया जा सके, तो उस टेस्टिंग से संबंधित भी अपने को खबर पता होना चाहिए, क्योंकि यह भी एक अवेयरनेस का विषय है और अपन से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। तो इसका नाम है स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्टर सिस्टम या सीबीसी कहते हैं, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। तो 2 मई को ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं उनके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अपने देश में टेलीकॉम आधारित ऐसी सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली जिसकी मदद से जो भी मोबाइल यूजर हैं उनके क्षेत्र विशेष में जो है वो टारगेट करके और कोई भी डिजास्टर या अन्य कोई भी इमरजेंसी है उसका मैसेज या फिर वॉइस मैसेज भेजा जा सके, और बिल्कुल ये रियल टाइम जिस समय पर 5 मिनट का भी मान लो गुंजाइश हो कि भूकंप के आने की बहुत ज्यादा पुख्ता या सुनामी के आने की, तूफान के आने की पुख्ता हो गई, तो उसके रियल टाइम में ये और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, लगभग भारत के अंदर 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनमें से लगभग हर क्षेत्र की अलग अलग रीजनल लोकल लैंग्वेज के अंदर ये मैसेज भेजा जा सकेगा। कई बार क्या होता है कि एक साथ में बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है और इससे मोबाइल के नेटवर्क मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसको नेटवर्क जाम की कंडीशन कहते हैं। अगर नेटवर्क जाम होगा तो भी ये मैसेज आराम से पहुंचेगा सब जगह पर आराम से। तो अलर्ट नोटिफिकेशन में या तो फिर ये पढ़ने लिखने वाला पॉपअप मैसेज के रूप में या तेज आवाज के साथ में एक साथ में संदेश इससे आएगा और यूजर इसको किसी भी सेटिंग के माध्यम से बंद नहीं कर सकते, ये तो आएगा ही आएगा। इसमें अगर बात हो कि अगला सवाल की ये कीपैड वाले 2G फोन पर आएगा, 5G पे आएगा, सब पे आएगा, चाहे आपके पास कीपैड वाला फोन हो चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो। एक अपने देश में सुनामी और समुद्री चक्रवात को पूर्व चेतावनी के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसका नाम है जो वो सेसे या स्केच प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। और इसके लॉन्च के एक हिस्से में सफल परीक्षण जो मैंने बताया 2-4 रोज पहले जो मैसेज आया था वो सफल परीक्षण इसका अभी किया गया है। इसको विकसित करने के लिए जो मदद की है वो CDOT सेंटर फॉर टेलीमेटिक्स जो है वो उसके द्वारा ये विकसित किया गया। उसके साथ दिया है किसने? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। तो CDOT और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा सभी लोगों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का जो है वो पहले भी भारत से बाहर सफल परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें मॉरिशस, कंबोडिया, अल साल्वाडोर, श्रीलंका जैसे देशों में इसका सफल प्रदर्शन किया जा चुका है। अब यहां पर स्केच प्लेटफॉर्म के बारे में अगर बात करोगे तो ये सुनामी और उससे संबंधित पूर्व चेतावनी प्रणाली है और इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा विकसित किया गया एक चेतावनी प्रणाली है, जिसमें सुनामी और चक्रवात की संबंधित SMS ऐप मोबाइल प्रसारण की सहायता से अलग अलग क्षेत्रों में चेतावनियां प्रसारित की जाती है और भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके द्वारा जानकारी पहुंचाई जाती है। तो कुल मिला के अपनी 2 तो ये विशाखापत्तनम और चेन्नई वाली, और एक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो डेवलप किया गया जिसका अपन ने जिक्र किया, उन सभी से संबंधित एग्जाम में अगर कोई सवाल निकलता है तो अपन उनकी कंप्लीट जानकारी प्राप्त की, एक एक करके अब सवाल सोल्व करते हैं। तो हाल ही में विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी ऑफ कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपन ने देखा था कि कोस्टल एरिया में मानसून चक्रवात मौसम की पूर्वानुमान में सटीकता में सुधार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। दूसरा, अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसोल ऑब्जर्वेटरी जो चेन्नई के अंदर स्थापित की गई है उसके संबंधित कथनों पर विचार करें। IITM पुणे के द्वारा स्थापित किया गया, राइट स्टेटमेंट है। इस ऑब्जर्वेटरी की मौसम के पैटर्न, हवा प्रवाह, एरोसोल कणों के तापमान में बदलाव सहित 50 प्रकार के वायुमंडलीय डाटा को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सही। यह भारत की पहली ऐसी वेधशाला है जो शहरी वायुमंडल और एरोसोल के अध्ययन हेतु स्थापित की गई है, बिल्कुल सही। इसका मुख्य उद्देश्य केवल भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन, भूकंप वाला तो कंसेप्ट ही अलग हो गया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर तीसरा, जो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का काम गृह मंत्रालय का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, और इस तरीके के कंप्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करने का काम सी डॉट का है। तो इन तीनों का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है। यह किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर जियो टारगेटेड अलर्ट भेज सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में भूकंप, सुनामी, चक्रवात की प्रणाली जो है वो भेज सकता है। बिल्कुल, ये केवल 4G और 5G पर काम करता नहीं, 2G से 5G सभी नेटवर्क पर काम करता है, इसलिए ये ऑप्शन रोंग है। नेटवर्क जाम की स्थिति में भी अलर्ट प्रकाशित करने में सक्षम है। बिल्कुल ठीक है, इसे स्केच प्लेटफॉर्म के साथ में एकीकृत किया गया है, ये बात भी ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, आप एक बार इसको भी मुझे बताएं, कौन सा सही राइट ऑप्शन इसका होगा। तो दोस्तों, आज के लिए 3 बेहद महत्वपूर्ण अपनी जो खबरें थी उनको तीनों को अपन ने कवर किया, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।